तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार के नेक्स्ट नोवेल के एपिसोड नंबर 95 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग उस शिप को लेकर निकल चुका था और अब बबाता लू फेंग से कहती है कि क्या मैं सैनिक सिमुलेटर को ऑन कर दूं। तो लू फेंग इसके बारे में नहीं जानता है और वह पूछता है कि आखिर ये सैनिक सिमुलेटर क्या है। तो बबाता बताती है कि हम लोग इस शिप के बाहर नहीं देख सकते हैं, लेकिन सैनिक सिमुलेटर की वजह से हम लोग बाहर के नज़ारे को भी देख सकते हैं। तो ये सुनकर लू फेंग इसको ऑन करने के लिए कहता है। तो बबाता कहती है कि मैं कितना करूं, मैं 10% से लेके 100% तक कर सकती हूं। तो लू फेंग कहता है कि 100% कर दो। अब ऐसा ही करते ही पूरी जगह गायब हो जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे चारों तरफ स्पेस ही हो और वो अभी स्पेस में फ्लोट कर रहा था। और अब लू फेंग उस वक्त ओजोन लेयर में आ चुका था और उस वक्त लू फेंग के शिप की स्पीड 1 लाख किलोमीटर पर सेकेंड हो चुकी थी। अब वो शिप मार्स की ओर ही जाने लगता है और यहाँ पे बबाता लू फेंग को स्पेस की चीज़ों के बारे में बताती है, जैसे कि एस्टेरॉयड और जितने भी चीज़ जिसे आपने साइंस की बुक में बचपन में पढ़ लिया होगा। अब बबाता लू फेंग को बताती है कि ये एक बी ग्रेड का शिप है। तो ये सुनकर लू फेंग इसके बारे में और भी डिटेल से बताने के लिए कहता है। तो बबाता कहती है कि एक ए ग्रेड का शिप किसी भी स्टार ट्रेवल से डील कर सकता है और एक बी ग्रेड का शिप किसी भी स्टार लेवल्स के वैरियर से डील कर सकता है। वहीं सी ग्रेड का शिप यूनिवर्सल लेवल से कर सकता है और ऐसे ही ई ग्रेड के शिप आते हैं जो कि सेक्टर लॉर्ड और एफ ग्रेड के शिप जो कि अनडाइंग बीइंग से डील कर सकते हैं। और ऐसे ही शिप के रैंक भी डिवाइडेड होती हैं। अब इन सबको पावर उनके ही रैंक के मुताबिक क्रिस्टल से मिलती है और हर एक शिप को उसके ही रैंक, जैसे ए रैंक के शिप को ए रैंक की क्रिस्टल की जरूरत होती है ताकि वो उस शिप को ऑपरेट कर सके। अब यहाँ पे बबाता लू फेंग को कुछ मेटल्स के कैटेगरीज को लिख के दी होती है, जिनमें 5 ग्रेड्स थी जिससे कि गोल्डन हॉर्न बीस्ट खा सके और ये भी ए बी सी डी और ई ग्रेड में बटी हुई थी। अब यहाँ पे स्वैलो भी शिप के मलबे को या फिर प्योर मेटल्स को खाकर और भी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। और यहाँ पे बबाता लू फेंग से सारे मेटल्स के बारे में समझाती है कि जितना प्योर मेटल और हायर ग्रेड का होगा उतनी ही फास्ट कल्टीवेशन होगी और अच्छी मेटल्स को खाने से ही वो अपने सारे स्किल्स को सीख पाएगा। अब ऐसे ही बातें करते करते लू फेंग मार्स की सतह पे पहुंच जाता है और यहाँ पे लू फेंग अपने आर्मर को पहनकर मार्स पे आ जाता है। अब जैसा कि हम और आप जानते हैं कि मार्स की ग्रेविटी थोड़ा सा कम थी, लेकिन लू फेंग अपने मिनिएचर प्लैनेट की मदद से ग्रेविटी को बैलेंस कर लेता है। अब फिर लू फेंग वहाँ पे सर्वे कर रहा होता है और वहाँ पे उसे कई सारे पिरामिड दिखते हैं, जिन्हें देखकर लू फेंग शॉक होते हुए कहता है कि ये पिरामिड यहाँ कैसे आ गए और वो पिरामिड तो बिल्कुल ही परफेक्ट बने हुए हैं। अब लू फेंग और पास जाता है तो उसे वहाँ पे एक शहर दिखाई देता है जो कि उसे और ही शॉक कर देता है और वहाँ पे उसे कई सारे रोड्स और टनल्स दिखते हैं। अब इन सब सारी चीजों को देखकर लू फेंग हैरान हो रहा था, लेकिन बबाता कहता है कि तुम हैरान क्यों हो रहे हो, ये तो इस यूनिवर्स में आम सी बात है। और बबाता कहती है कि ये एक स्टार फील्ड है और इसे सिल्वर ब्लू एम्पायर कंट्रोल करती थी और यहाँ पे 1000 लाइट ईयर्स के रेडियस में सिर्फ 2 ही ऐसे प्लैनेट है जिनमें की लाइफ फॉर्म्स है। अब ये सुनकर लू फेंग शॉक हो जाता है कि क्या यहाँ पे एक और ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ फोर्स है। और अब बबाता बताता है कि हाँ, और वो यहाँ से सिर्फ 100 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम लोग लाइट की स्पीड से भी जाने की कोशिश करें तो वहाँ जाने में हमें 100 साल लग जाएंगे। अब लू फेंग जितना जानता है उससे और भी ज्यादा शॉक होते जाता है और यहाँ पे बबाता लू फेंग को ये भी बताती है कि इस अर्थ का यूज मॉन्स्टर को ब्रीड करवाने के लिए है और यहाँ पे ह्यूमन की स्पेसिस मिलियन में है और इन सबको गुलाम बनाने के लिए ब्रीड किया जा रहा है। अब लू फेंग भी इन सब के बारे में जान चुका था कि प्लैनेट की भी अलग अलग कैटेगरीज थी, जिनमें लाइव स्टॉक प्लैनेट्स, फॉरेस्ट्री प्लैनेट, एग्रीकल्चर प्लैनेट्स, इंडस्ट्रियल प्लैनेट और ऐसे कई सारे शामिल थी और हर एक प्लैनेट की यूज उसके ही मुताबिक होती थी। अब जैसा कि हमने अर्थ को देखा, वहाँ पे लिविंग बीइंग्स थे और मार्स पे वहाँ पे माइनिंग होती थी और इस यूनिवर्स के लार्ज पावर हाउस पूरे ग्रह को इंडस्ट्री बनाने के लिए भी यूज करते हैं और यहाँ पे ये अर्थ पे मॉन्स्टर की ब्रीडिंग करवाते हैं
ताकि ये आगे चलकर उन्हें नौकर बना सके। और ये ब्लू सिल्वर एम्पायर का एक अहम हिस्सा है और ये मार्स प्लैनेट यहीं पे माइनिंग हुआ करती थी और बहुत पहले यहाँ माइनिंग हुआ करती थी और इसलिए यहाँ पे इतने सारे बेसेस बने हुए हैं। अब यहाँ पे कोई इंटरस्टेलर शिप उन्हें लेने नहीं आया होगा, इसलिए ये अभी तक ऐसा ही है। और जो तुम इन पिरामिड्स को देख रहे हो वो एनर्जी का सोर्स है जिसमें ऑटोमन एम्पायर ने इसे बनाया था और ये उनकी टेक्नोलॉजी का एक छोटा सा झलक है। और वो एक एग्जाम्पल देते हुए कहता है कि तुम ह्यूमंस इवॉल्व होके अनडाइंग लेवल तक आ सकते हो और इसके लिए तुम्हें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना होगा। लेकिन एक मशीनरी रेसेज होती है जो कि सिंपली एआई होते हैं और उनके पास कोई सोल नहीं होती, फिर भी वो एक अनडाइंग बीइंग जितने पावर्स को रखते हैं। अब लू फेंग ये सब सुनकर शॉक हो जाता है कि एक एआई होते हुए भी वो एक अनडाइंग बीइंग की पावर रखता है। और बबाता ये भी कहती है कि वो लोग इस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तुम ह्यूमंस चाह के भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अब ये सब बात करने के बाद बबाता उस जगह को स्कैन करती है ताकि वो पता लगा सके कि मिलनस कहाँ पे है। और जब वो स्कैन कंप्लीट कर लेती है तो वो कहती है कि यहाँ पे ब्लैक आयरन मिलनस बहुत मौजूद है। तो ये सुनकर लू फेंग ब्लैक आयरन के बारे में पूछता है तो बबाता बता कि ब्लैक आयरन एक ए ग्रेड मेटल है और यहाँ पे ब्लैक आयरन एसेंस भी है जो कि C8 ग्रेड मेटल्स के बराबर है और ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं। अब हर मेटल की एक खास बात होती है, जैसे कि हाइब्रिड कॉपर एसेंस को ही ले लो जिसकी खुद की ग्रेड D9 की होती है, लेकिन अगर उसकी स्पीड की बात करें तो वो E9 की होती है और अगर उसकी एसेंस की बात करें तो F9 होती है। मतलब कि एक मेटल की भी ग्रेड होती है लेकिन उसके हायर ग्रेड, लेकिन उसकी स्पीड उसकी हायर ग्रेड होती है और उसका एसेंस और भी ज़्यादा हायर ग्रेड्स होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रेयर होता है। और यहाँ पे फिर बबाता लू फेंग को आयरन सिटी के बारे में बताता है और बबाता कहती है कि वो सिटी इन्हीं पिरामिड्स के अंदर है, इसलिए हमें उन टनल से खुद से जाना पड़ेगा। अब लू फेंग उस टनल के अंदर चला जाता है और वहाँ पे उसे एक डोर दिखता है जिससे कि लू फेंग अपने उस मेटल रोबोट से खुलवाता है। अब मेटल रोबोट उसे खोल देता है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पावर थी और फिर लू फेंग उसके अंदर दाखिल हो जाता है। अभी हमें लू फेंग से पता चलता है कि उसकी क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन स्टार ट्रैवल लेवल 9 पे आ गई थी और जबकि हमने ये देखा था कि उसकी स्टार ट्रैवल वाइन गोल्डन हॉर्न बीस्ट से लड़ते समय लेवल 6 की थी। और यहाँ पे जब लू फेंग अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट की बॉडी में था तो बबाता क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन को मोइन क्रिस्टल फीड किया करता था, जिसके कारण आज क्लाउड कॉन्टेक्ट वाइन स्टार ट्रैवल लेवल 9 पे आ गया है। अब लू फेंग उस आयरन सिटी में आगे बढ़ता है और वहाँ उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से स्कैन करता है और वहाँ उससे कई सारे डेंस मेटल मिलते हैं जो कि ब्लैक आयरन ही होते हैं। और यहाँ पे फिर बबाता लू फेंग से कहती है कि पहले तुम पावर सप्लाई कट कर दो, नहीं तो पिछली बार जैसा ही यहाँ पे कुछ सीन हो जाएगा। और अभी के दरमियान लू फेंग 32 नाइफ्स को कंट्रोल कर सकता था और इसी की मदद से वो उन सारे 9 एनर्जी टावर को डिस्ट्रॉय कर देता है जिसकी मदद से एनर्जी कट हो जाती है। अब इसके बाद बबाता कहती है कि अब जैसा कि पावर कट हो चुका है तो चलो यहाँ पे हम अपने जरूरी सामानों को उठा लेते हैं और फिर वो लोग स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पे लू फेंग एंशिएंट अंडरग्राउंड सिटी को खोजने लगता है। अब फिर बबाता लू फेंग को एक वेयर हाउस के तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वहाँ पे कुछ जरूरी इंपॉर्टेंट माइंस होंगी क्योंकि जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सारी इंपॉर्टेंट माइंस को वहीं पे वेयर हाउस में ही छोड़ते हैं। अब लू फेंग वहाँ पे जाता है तो शॉक हो जाता है क्योंकि वहाँ चारों तरफ ब्लैक आयरन के पहाड़ बने हुए थे। और फिर बबाता लू फेंग को उन ब्लैक आयरन स्पिरिट को देखने को बोलती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब फिर लू फेंग जितने भी होते हैं अपने उन रिंग्स में स्टोर कर लेता है, लेकिन फिर भी वहाँ बहुत ज़्यादा ब्लैक आयरन रह जाता है और यहाँ पे वो बबाता को अपनी स्टोरेज रिंग को यूज करने को बोलता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो पहाड़ सा ब्लैक आयरन का ढेर आंखों के सामने ही गायब हो जाता है क्योंकि बबाता ने उन सारे ब्लैक आयरन को अपने स्टोरेज रिंग में रख लिया होता है। और बबाता कहता है कि ये तो 1.18 मिलियन टन से ये तो बहुत ही कम है, इससे तो एक छोटा सा इंटरस्टेलर बैटलशिप ही बनेगा। और वहाँ पे बबाता के कारण पूरा जगह खाली हो जाता है और लू फेंग आगे बढ़ता है और वहाँ पे एक और गेट देख। अब लू फेंग अपनी स्पीड एनर्जी से उसके पार देखता है जहाँ पे उसे मेटल होने का एहसास होता है और वहाँ पे लू फेंग अपनी स्पीड पावर की यूज से उस हाइब्रिड कॉपर एसेंस को कंट्रोल करता है और उसमें ड्रिल करने लगता है।
अब हालांकि लू फेंग बहुत ही ज़्यादा ताकतवर था और वो गेट भी कमज़ोर था, लेकिन वो गेट मोटा था, इसलिए लू फेंग को अभी बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत थी और इसने उसे काटने में आधा मिनट का टाइम लग जाता है। और वहाँ जाने पे बवाता सारे ब्लैक आयरन को रख लेता है, लेकिन तभी उसकी नज़र डार्क रेड कलर पे जाती है और इस कलर से लू फेंग का ध्यान उसके तरफ चला जाता है। और जब वो अपने इनहेरिटेंस की मेमोरी में देखता है तो वो जान जाता है कि ये कुछ और नहीं, ब्लैक आयरन स्पिरिट है। और इसे देखकर लू फेंग एक्साइटेड हो जाता है और अभी के दरमियान लू फेंग को बी ग्रेड की मेटल्स की ज़रूरत थी ताकि वो गोल्डन हॉर्न बीस्ट को स्वैलो कराने के लिए दे सके। अब फिर लू फेंग चेक करने के लिए बोलता है कि यहाँ कितने ब्लैक आयरन स्पिरिट है, तो वहाँ वही लिक्विड सिल्वर गार्ड्स आता है और वो ऊपर उड़ता है और उस पूरे जगह को स्कैन करता है। और फिर बवाता उसके स्कैनिंग कंप्लीट होने के बाद कहती है कि यहाँ पे टोटल 1200 टन आयरन स्पिरिट थे और लू फेंग कहता है कि सिर्फ 1200 और अभी के दरमियान स्वैलोइंग बीस्ट 100 टन को स्वैलो कर सकता है, तो ये 1200 टन सिर्फ 10 दिनों के लिए काफी था और जैसे जैसे वो बीस्ट लेवल अप होगा वो और भी ज्यादा स्वैलो करने की जरूरत होगी। अब फिर लू फेंग कहता है कि ये तो बहुत ही कम है, तो बवाता कहती है कि ये कम नहीं है बल्कि ये स्वैलोइंग बीस्ट कुछ ज्यादा ही स्वैलो कर रही है और मुझे नहीं लगता कि जब तुम एक सेक्टर लॉट पे पहुंचोगे तो तुम्हें एक ई ग्रेड की मेटल्स की जरूरत होगी और इससे तुम्हें बहुत ही मात्रा में कंज्यूम करना होगा। और अगर यूनिमो प्लैनेट के मास्टर भी अपनी सारी संपत्ति को लगा दे तो इसमें तो वो भिखारी बन जाएंगे और अगर तुम्हें जल्दी जल्दी लेवल अप होना है तो इसके लिए तुम्हें पैसों की जरूरत होगी ताकि तुम मेटल्स को खरीद सको। और अब फिर वो लोग वहाँ पे और भी मेटल्स को खोजने लगते हैं। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं क्या लू फेंग को कुछ और वहाँ मिलता है या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।